पता है xenophobic वर्ड का इस्तेमाल अभी जो है वो जो बाइडेन ने जो है वो भारत, जापान और चाइना वगैरह के लिए किया। तो आ सकता है आपसे मतलब कि xenophobic वर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिफ्लेक्ट्स व्हाट, ये होता है कि जो इमिग्रेंट्स को एंटर होने से बहुत अच्छा हम उनको नहीं मानते हैं, मतलब विदेशी लोगों को अपने देश में आना जो अच्छा नहीं हुआ, एंटी इमिग्रेंट्स आप बोल सकते हैं। जो एंटी इमिग्रेंट्स देश होते हैं उनको बोलते हैं xenophobic। जैसे भारत भी जो ऐसे होता है, रोहिंग्या वगैरह बहुत पसंद थोड़ी भी करता है भारत, हम हमारे याद रहे। वैसे चाइना भी जो है शिनजियांग रीजन है उसका, वहां पे जो उइघुर मुस्लिम रह रहे हैं उनको वो पसंद नहीं करता है, जापान भी नहीं पसंद करता है, तो उनको बोलते हैं xenophobic। मतलब XENOPHOBIC, xenophobic नाम होता है। इसका मतलब होता है एंटी इमिग्रेंट। एंटी इमिग्रेंट मतलब आप जो है बाहरी देशों के लोगों को बहुत अपने देश में पसंद नहीं करते। तो ये xenophobic वर्ड जो है वो रिसेंटली बड़ा इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि अभी एक मीटिंग में जो है वो जो बाइडेन ने भारत को जो है, ये भारत मतलब भारत क्या और भी देशों को उसने कहा, जैसे भारत को भी बोला उसने, जापान को भी बोला, चाइना को भी बोला कि दे आर xenophobic नेशंस, मतलब जो पसंद नहीं करते इमिग्रेंट्स को आना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक जो और वर्ड पॉपुलर हुआ है वो है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स की जगह ही एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एस्टेट टैक्स। क्या बोलते हैं? एस्टेट टैक्स। एक होता है इनहेरिटेंस टैक्स, अच्छा आगे लिखा हुआ है मैंने, और एक होता है एस्टेट टैक्स। ये भी क्योंकि पॉपुलर हुआ है तो प्री में ऐसे पॉपुलर चीजें जो है पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये भी देखो सिंड्रोम का नाम है जो अभी कोविशील्ड वैक्सीन के साथ तो पूछा जा सकता है सिंड्रोम क्या है, उसके लक्षण क्या है, या इस सिंड्रोम से होता क्या, ये भी पूछी जा सकती है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें क्या होती है जो हाईलाइट हुई होती है ना, काफी ज्यादा पूछ ली जाती है, खासकर ऐसे जो 1-2 महीने पहले हुई होती है। जैसे स्टार कैंपेनर्स आपसे पूछा था कितने हो सकते हैं भाई 21 पे। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट है कुछ ये इनहेरिटेंस टैक्स जिसे हम बोल सकते हैं, या इसी से जुड़ा हुआ एक चीज होती है उसको बोलते हैं एस्टेट टैक्स। इधर लिखा हुआ एस्टेट टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब यह है कि भाई मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी थी और पिताजी का स्वर्गवास होता है, प्रॉपर्टी अगर मैं उनका बेटा तो मुझे ही आएगी, तो मैंने जो उनसे वो प्रॉपर्टी ली उस पर टैक्स लगना चाहिए, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। ताकि वो जो टैक्स लग के क्या हुआ कि जो पैसा आएगा उसको जो है वो इनइक्वालिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सके, ताकि वो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा जो है वो क्रिएट ना हो, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी मैंने जो अपने पूर्वजों से ली है जमीन जायदाद उस पर टैक्स लगाने को बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। और एस्टेट टैक्स होता है कि जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जो जमीन जायदाद थी उसी पे टैक्स लगा दो पूरे पे। अब इनहेरिटेंस में क्या हुआ, हमारा 2 भाई है, कुछ मुझे आएगी कुछ मेरे भाई को आएगी, सारा एक साथ तो एक को नहीं आएगा। जैसे मान लो हम 2 लोग हैं तो एक मुझे आएगा कुछ पार्ट मेरे भाई को आएगा। अब इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो दोनों में थोड़ा थोड़ा लगेगा क्योंकि बट गया है ना। मान लो 10 लाख था तो वो 5-5 लाख आएगा, या मान के चलो 6 लाख है तो 3-3 आएगा, और 3-3 लाख तो लगता ही नहीं टैक्स ही नहीं, तो ये बच गया टैक्स लगने से। मान लो 6 लाख होता तो लग जाता टैक्स। तो एस्टेट टैक्स होता है इसी पे लगा देना, मतलब इनहेरिट होने से पहले ही टैक्स लगा देना, उसको बोलते हैं एस्टेट टैक्स। और ये होता है कि इनहेरिटेंस होने के बाद टैक्स लगाना। जैसे लिखा भी है इन इंडिया द डिबेट ओवर इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर। ये होता क्या है, टैक्स लेविड ऑन द एसेट इनहेरिटेड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, दादाजी पापाजी किसी की डेथ हो गई, उनसे जो मैंने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है ली है उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। और एस्टेट टैक्स क्या होता है, जो कि टोटल वैल्यू पे लगता है किसकी, डिसीज पर्सन के एस्टेट पे। एस्टेट का मतलब लैंड, जो प्रॉपर्टी जायदाद होती है उसको बोलते हैं एस्टेट। उसमें जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेट टैक्स। तो दोनों में फर्क होता है, एक होता है इनहेरिट होने के बाद और एक होता है इनहेरिट होने से पहले। तो इनहेरिट होने से पहले लग रहा है तो बोलेंगे एस्टेट टैक्स, और इनहेरिट होने के बाद लग रहा है तो बोलेंगे क्या, इनहेरिटेंस टैक्स। और ये आपको जरूर पता होगा, भारत में दोनों ही टैक्स नहीं है, ना तो एस्टेट टैक्स है ना ही इनहेरिटेंस टैक्स है। क्योंकि एस्टेट ड्यूटी ऐसी मानी जाती है कि भाई आप एक मानवता नहीं आपके अंदर, बेचारा कोई मर गया उसने मेहनत से पैसा कमाया था, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं आप अपने पैसे। जैसे दिखे एस्टेट ड्यूटी जो है पहले भारत ने 1953 में इंपोज करी थी, ठीक है, लेकिन एबोलिश कर दी थी कब, 1985 में, ड्यू टू अनपॉपुलरिटी। क्योंकि इसकी बहुत पॉपुलरिटी भी थी, क्योंकि एक वो परिवार बेचारा पहले गम में है, उसका कोई नागरिक, फिर आप घर में आ रहे बोलने जी टैक्स लगेगा इन पे, तो छितरी मारेंगे गांव में, तो रुक जा बेटा टैक्स ही दे लेता हूं मैं तेरे को, समझ गए नहीं समझे। तो एस्टेट ड्यूटी पहले लगती थी, 1953 से स्टार्ट हुई थी, पर 85 में ड्यू टू अनपॉपुलरिटी जो है वो खत्म कर दी थी। हालांकि इनहेरिटेंस टैक्स भारत के पास कभी नहीं रहा है, इनहेरिटेंस टैक्स भारत के पास कभी भी नहीं रहा है, याद रखना, ठीक है। तो सवाल आ सकता है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस टैक्स एंड एस्टेट टैक्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कंफ्यूजिंग है दोनों ही, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। दूसरा ये कभी भी नहीं था, ये था हमारे पास 53 में था, लेकिन 85 में जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है।
सर कोई मंथली से पहले किसी के नाम कर जाए तो उसमें रहेगा? उस पर लगेगा, पर मतलब किसी के नाम कर दी तो जिसके भी नाम कर दी उससे पहले टैक्स लिया जाएगा, वो भी फिर एस्टेट में काउंट होगा, क्योंकि वो डिसीज पर्सन की उस पे लग गई है, जरूरी नहीं है वो पहले ट्रांसफर हुई उसके बाद लगी। जैसे मान लो क्या होता है कि जो डेथ के बाद भी जो ट्रांसफर होती है वो रजिस्ट्री होती है उसकी पूरी, ऐसा नहीं है कि मान लो दादाजी को उन्होंने बांटे भी थे अपने बच्चों में तो बस ऑटोमेटिकली बढ़ गई, वो पूरी रजिस्टर करवानी पड़ती है पंचायत के साथ कि हाँ जी इन्होंने दिया था, और वो देखते हैं कि हाँ जी बंटवारा पहले हो गया था, अब जो है वो उनके नाम कर दीजिए, तो नाम होने से पहले ही टैक्स लग जाएगा ये कि भाई नाम तो हो जाएगी तुम्हारी, पर रुक जाओ जो टैक्स लगना था पहले टैक्स लगा लेते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा जो है और वर्ड जो है वो पॉपुलर है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखिए स्टार कैंपेनर्स, ये आजकल है कि भाई कितने स्टार कैंपेनर किसके हो सकते हैं, कितने का क्या उसका एक्सपेंडिचर, जैसे आजकल इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में क्या होता है हर पार्टी अपने स्टार कैंपेनर को का नाम देती है, मतलब कितने स्टार कैंपेनर मेरे पास है। स्टार कैंपेनर का मतलब है कि जो पार्टी कैंडिडेट के लिए जो है पूरे भारत में चुनाव प्रचार जो है वो करेंगे। अब होता क्या, स्टार कैंपेनर जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी लगभग लगभग जो है स्टार कैंपेनर देते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी जो है वो स्टार कैंपेनर को लेकर बातचीत हुई भी है कि कैसे जो है ये हो सकती है। ठीक है, अब ये डिसाइड कौन करेगा, स्टार कैंपेनर पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है, और नामों की लिस्ट जो है वो किसको देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास देती है। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि ये सभी जो है मेरे क्या है स्टार कैंपेनर जो है वो मौजूद है। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी, रिकॉग्नाइज का मतलब जैसे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पार्टी, उसके 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, और जो हमारे पास ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड तो है पर अनरिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज का मतलब ना तो स्टेट पार्टी है ना नेशनल लेवल पार्टी है, उसके जो है वो 20 जो है वो क्या हो सकते हैं स्टार कैंपेनर जो हो जाए। ये जो स्टार कैंपेनर का ट्रेवल का जो एक्सपेंसेस होता है वो पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता है। जैसे पार्टी का जो कैंडिडेट होता है उसको एक लिमिट होती है कि भाई इतने लाख आप जो है वो पैसा खर्च जो है कैंपेनिंग पे कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार कैंपेनर घूमेगा उसका जो फ्यूल पे जो खर्चा आएगा, ट्रेवल का जो एक्सपेंस आएगा वो इसमें काउंट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो जो है वो पार्टी के फंड से आता है। समझ गए? तो ये हमेशा याद रखना कि जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं वो जो ये कामकाज करते हैं, मतलब जो रैली वगैरह करते हैं, उनका जो ट्रेवल का एक्सपेंस होता है वो उस कैंडिडेट के एक्सपेंस में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आप ये भी देखते होंगे आजकल बड़ी नॉमिनेशन फाइलिंग हो रही है ना, तो नॉमिनेशन फाइलिंग जब होती है तो अगर वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो सिर्फ एक प्रपोजल चाहिए। कितना? एक प्रपोजल का मतलब है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि भाई प्राइम मिनिस्टर वाराणसी भरे तो चल भी अमित शाह तो भी बन जाए प्रपोजल ना, वाराणसी का ही कोई होना चाहिए ये बोले कि हाँ जी मैं इसकी इनकी कैंडिडेसी को सपोर्ट करता हूं। और अगर वो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने नॉमिनेशन करना तो कम से कम 10 प्रपोजल ले जाने पड़ते हैं। कितने? 10 प्रपोजल ले जाने पड़ेंगे कि हाँ जी जानते हैं हम इस इंसान को और चाहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करे, तो चलिए जी साइन जो है उनको करने, अदरवाइज जो है वो नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर नहीं? और ये भी अभी आपने देखा होगा सूरत में, फिर इंदौर में नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गए कांग्रेस पार्टी के, तो मतलब उधर जो है नपोजी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी खेल होता है, खेल इन द सेंस कि वो पता होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो जब नॉमिनेशन फाइलिंग की तरफ अगर उनका वो पहले से मंशा होती है मुझे विड्रॉ करना है ऐसे या नपो जिता देना है, तो क्या करते हैं कि जो प्रपोजल होते हैं उनके साइन जो है वो होते नहीं है या वो तो करते नहीं है। जैसे ले गए ना हाँ जी 10 लोग मेरे साथ है, अब पार्टी का कोई तीसरा आदमी थोड़ी के साथ, उसने बोला कि हाँ जी 10 लोग लेके जा रहे हैं, चलो ठीक है जी। अब अगर वो साइन नहीं करते हैं या साइन जो है ऊट पटांग करते हैं, ऊट पटांग का मतलब जैसे मान लो मेरा नाम जो है वो कमल शर्मा, ठीक है, और मैं साइन कैसे करके आ जाता हूं, तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द प्रपोजल, यू हैव टू राइट योर नेम ऐसे कि हाँ जी आई सपोर्ट और आगे अब साइन कर दे। तो जो इस तरीके से करके आएगा ना उसका भी कैंडिडेट से रद्द हो जाता है। यही जो है अभी इंदौर और कहां हुआ है, सूरत में जो है रद्द हुआ, इसी वजह से रद्द हुआ, क्योंकि क्या है साइन तो थे रेस थे, कोई नाम का पता नहीं कि किसने किए, हो सकता है एक नहीं 10 बार कर दिए हैं, क्या पता लग रहा है, मान लो मैंने ऐसे ही करना तो ये अगली बार क्या करूंगा मैं, है ना दीपाली का है, एक नहीं कर दिए उसमें क्या फर्क पड़ा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो कैंडिडेचर जो है उनकी नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो जाता है, जो अभी हमारे पास देखने को मिला है। ठीक है, तो इलेक्शन का दौर है, जो सवाल आने के चांसेस आपके पास है कि भाई क्या इसका, अच्छा ये भी सिंड्रोम बड़ा ज्यादा वायरल हुआ है कि भाई एस्ट्राजेनेका जिसने कोविशील्ड बनाई है उसने यूके के कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं मेरी वैक्सीन से। क्लियर नहीं क्लियर? रेयर साइड इफेक्ट कैसे? जैसे आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोला कि सब में होगा पर हो भी सकता है।
तो बात इसमें ये भी आती है कि हम लोगों को भी डरने की जरूरत है। हमने भी तो कोविशील्ड ही लगाई है, सबने कोविशील्ड लगाई है। भारत में तो गवर्नमेंट सप्लाई से लगी वो कोविशील्ड ही लगी, वो कोवैक्सीन लगी नहीं है। कोवैक्सीन महंगी थी तो कोवैक्सीन का तो कॉन्ट्रैक्ट ही सरकार ने ले लिया था, कोविशील्ड का लिया था, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। एस्ट्राजेनेका ने उसको एक्सपोर्ट रिसर्चर की सहायता से बनाया था, मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसको किया था। तो उसने बोला कि होगा, उस सिंड्रोम का नाम क्या बोला, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम का नाम जो इसको दिया, टीटीएस सिंड्रोम, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें उसने बोला कि भाई हो सकता है कि आपको जो है क्या क्या आपको देखने को मिले, इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल सकती है, या प्लेटलेट काउंट्स भी जो है आपके अंदर कम हो सकते हैं। और इसके जो सिम्टम्स ये है कि आपको सीवियर हेडेक होना, बहुत ज्यादा हेडेक होना, परसिस्टेंट और सीवियर होना। परसिस्टेंट का मतलब है रोज होना, और एक तरीके से सीवियरिटी की तरफ जाना, मतलब वो बढ़ती जा रही है। मतलब कहां सर दर्द होती है, इधर होती है, इधर होती है, नहीं इट्स नॉट, वो बोला ये वाली, ये वाली नहीं, ये वाली अलग सर दर्द, वही बोला, सर दर्द के भी टाइप होते हैं। एक होता है जो इधर होती है, इट इज नॉट ड्यू टू नॉर्मल, क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप फोन में बहुत उससे सर दर्द होती है आपकी, होती है तो वो इधर होती है, वो ये वाला रीजन, ये आई है जो भी थोड़ी आई है आपकी वीक हुई उस वाले साइड में, वो ऊपर को नहीं जाती, वो इधर इधर जो है वो होती है। तो मान के चलो फिर वो वाली सर दर्द वो नहीं है। उसने भी बोला इस वाली साइड जो ये होती है ना, ये वाली साइड, ये वाली सर दर्द होगी, ऊपर वाली सर दर्द नहीं, वो होगी परसिस्टेंट रहेगी और सीवियर होती जाएगी, मतलब असहनीय भी हो सकती है आपके लिए। दूसरा उसने बोला चेस्ट पेन हो सकती है, वहां से आप बता सकते हैं कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तीसरा उसने बोला कि भाई आपको जो है वो लेग स्वेलिंग, मतलब कोई एक टांग में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, वो भी हो सकती है। तो इस प्रकार के उन्होंने सिम्टम बताए कि अगर ये आपको देखने को मिल सकते होते हैं तो हो सकता है आपको टीटीएस हो, मतलब ये नामक सिंड्रोम जो है वो हो। पर उसने ये भी बोला ये सिंड्रोम अगर होगा तो वो वैक्सीन लगाने के 3 महीने के भीतर हो जाएगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं होगा। फिर तो हमने वैक्सीन लगाई है 21 में, 24 में अगर हम जिंदा है तो बस कुछ नहीं होने वाला। दूसरे डरने की बात नहीं, ये है कि जैसे मैंने आज लगाई, विद इन 3 मंथ आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, 3 महीने के भीतर कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रही है, लेग स्वेलिंग हो रही है, ये चेस्ट पेन मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। और ऐसा नहीं कि इनक्योरेबल है, क्योरेबल हो जाएगा, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं, पर 3 महीने के भीतर ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो भारतीयों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, 21 में हो गया, तो जिसको सिंड्रोम होना था हो चुका है, खत्म भी हो गया है, और जिसको नहीं हुआ तो अब होगा भी नहीं। 3 साल तक उसने बोला, जिसे लिखा भी उसने क्या माना, ये जो आपको होगा शॉर्टली हो जाएगा आफ्टर वैक्सीनेशन ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई समय आपको जो है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए लगेगा। तो अभी तक नहीं हुआ है तो नहीं, और अगर होगा तो आप बच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, वो वाला सिंड्रोम आपको नहीं है। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी है इसकी? once in a 2 week, once in a week, twice in a week, कभी भी हो सकती मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आज सोया नहीं हूँ, कम सोया हूँ, तो कभी भी हो सकती है ऐसा। है। जैसे यहाँ शांत बैठा हूँ हाँ तो भी लग जाएगी, अगर जैसे ज्यादा शोर शराब हो रहा है तो भी हाँ सोया, मतलब ऐसा करता है कई बार, जैसे रात को लगी है सोया हूँ, सुबह उठा फिर लगी कंटिन्यू बैठी। अच्छा, तो उसका कोई इलाज वगैरह कुछ नहीं? कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि क्या होता है कि मान लो मैंने आज मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि सर दर्द होगी फिर आपको, है नहीं? उसके लिए वो आप कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम जाते तो एंटी वो ग्लेयर ग्लास, क्योंकि इनसे क्या रेडिएशन निकलती है एक्चुअली, और जब वो रेडिएशन जाती है तो इधर इधर आपको दर्द करेगी आप, और वो सबको होती है, इससे कॉमन नहीं, ज्यादा फोन यूज करे वो करेंगे तो रेडिएशन से वो चीजें हो जाती है। मेरे पर रोज ही हो जाती है आजकल शाम के टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल इसका इस्तेमाल जो मेरे लिए तो बढ़ गया है। सुबह पहले नोट्स तैयार करने हैं, फिर शाम को वही चीजें और करनी है, तो मेरे को तो इस वजह से हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम है, पर वो आपको पता है कहाँ हो रही है। अगर वो इस तरफ हो रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो इससे हो जाती है। तो जैसे मान लो संडे को मेरा स्क्रीन टाइम नहीं होता, कुछ भी नहीं, तो संडे को कोई दर्द नहीं होती, तो इसका मतलब है कि कोई डिजीज नहीं है। पर ऐसा है कि मैं संडे को बहुत अच्छे से सोया भी हूँ, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी हेडेक हो रही है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू चेक इट कि भाई प्रॉब्लम असल में क्या है। ठीक है, तो ये सिम्टोम का आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता नहीं है, प्लेटलेट काउंट्स और ये ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, वैसे ये स्मार्ट सिस्टम किसने बनाया ये भी पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है स्मार्ट सिस्टम किसने बनाया। डीआरडीओ ने रिसेंटली जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम को जो है वो टेस्ट किया और सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो कर दिया। टॉर्पेडो होता है ऐसे ट्यूब लाइक वो होती है एक मिसाइल सिस्टम, उसको बोलते हैं टॉर्पेडो, है ना? तो ये इट्स लाइक ट्यूब्स ही नहीं होती हमारे पास, इस तरीके का मिसाइल सिस्टम एक होता है।
है, छोटा छोटा पतला पतला सा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्पेडो जो है वो बोलते हैं। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली इसको सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो कर लिया है और बोल दिया कि हाँ जी हमारे पास ये रेडी है। और बोला भी है लाइट वेट होंगे ये टॉर्पेडो, जो कि काफी 100 किलोमीटर की सबमरीन को भी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाता है स्मार्ट सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कौन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब स्मार्ट से तो कुछ भी नहीं लग रहा है पता, ऐसा डिफेंस वाला तो कुछ लग भी नहीं रहा है, इसका कोई आइडिया, स्मार्ट तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, तो वही जैसे लिखा है स्मार्ट क्या है, डीआरडीओ ने डेवलप करी है और एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइटवेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जो कि नेवी ने एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी के लिए जो है वो तैयार करी है, ताकि वो सी एरिया में भी जो है काफी अधिक लेवल तक जो है वो टारगेट को हिट कर सके, उसके लिए जो है वो स्मार्ट सिस्टम उसने जो है वो रेडी किया है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें इसमें, ये हमने जो है वो चेक कर लिया है, इसमें हमारे पास क्या आता है। हाँ, इसमें आपको अगर कुछ इंटरनेशनल न्यूज में आप देखें तो एक सिप्री की रिपोर्ट क्या बोलती है, इंडिया 4th लार्जेस्ट आर्म्स स्पेंडर इन वर्ल्ड। आर्म्स स्पेंडर का मतलब है कि जो आर्म्स के इंपोर्ट में जो पैसा खर्च होता है भारत, उसमें जो है वो 4थे नंबर पे जो है आ गया है, सिप्री की रिपोर्ट ये बोलती है। इसके अलावा जो हमारे पास है, ईरान अनवील्स न्यू कामिकाज़े ड्रोन। कामिकाज़े ड्रोन जानते क्या होता है? अब याद रखना, ईरान ने अनवील किए, तो ये आपसे ड्रोन सिस्टम इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन ने भी इस्तेमाल किया, तो यूक्रेन भी ऑप्शन दे देगा। और ये वो यूक्रेन को भी जो दिए थे वो ईरान ने दिए थे, उसमें ऑप्शन में भी होगा ईरान यूक्रेन डेवलप, आपको लगा यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ था। कामिकाज़े ड्रोन वो होते हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान बैठा हुआ, कामिकाज़े का मतलब है कि इट्स लाइक अ बर्ड, लाइक उसकी शेप होगी, लगेगा कि बर्ड्स ही हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसके भी क्या होगा, वो मिसाइल हिट कर सकता है। तो ईरान ने जो है वो रिसेंटली इस प्रकार का ड्रोन जो है वो अनवील जो है वो किया है। उसी के साथ सिप्री रिपोर्ट क्या बोलती है, वैसे सिप्री की रिपोर्ट में आपको ऑलरेडी बता भी चुका, उसमें बताया था सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर सऊदी अरेबिया, डिक्लाइन हुआ है रशिया अभी भी, लेकिन सबसे बड़ा हमारे पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पे यूएसए, फिर इजराइल हमारे पास आता है। ये हमने पहले भी जो है वो डिस्कस करी हुई चीजें। ठीक है, नेशनल लेवल पे भी अगर कुछ चीजें आपको जो थोड़े से नए तरीके से जो पता होना चाहिए, जो प्रीवियस वीक वाला हमारे पास था, अगर ये आप लोग जो थोड़ा सा पता करके आएंगे कि ये इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को जो है वो नवरत्ना स्टेटस, अलग अलग प्रकार के स्टेटस होते हैं, जैसे मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, नवरत्ना, महारत्ना स्टेटस होते हैं। तो थोड़ा आपने पता करके आना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम द नवरत्ना स्टेटस। ठीक है, या आपको ये स्टेटस वाली चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये, वैसे मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी डाल दूंगा ये चीज कि भाई अगर आपको मिनी रत्ना 1 बनना है तो बताइए कि उसके लिए कंडीशन क्या है, मिनी रत्ना 2 बनना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, नवरत्ना बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, या जो महारत्ना बनना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको ये फायदा रहेगा क्योंकि नवरत्ना काफी ज्यादा इस साल जो है वो बने हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जी कितना जो है वो नवरत्ना हमारे पास तैयार हुआ है। ठीक है, या नवरत्ना के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। बाकी इसमें अगर आप देखें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसा नहीं कि आप नोट डाउन जो है वो कर ले। ठीक है, कि भाई इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ 2 इतने, तो सर्विस हमारा एक्सपोर्ट में ही है, एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज का लगातार बढ़ रहा है, वो आप सभी को पता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ही, हाँ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। SJVN लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ये आपसे पूछा जा सकता है कि SJVN ने जो है अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है, और कौन से राज्य में किया है। राज्य में अगर बात करें कौन से जिले में किया है तो किन्नौर में हमारे पास जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे ये सब चीजें हमारे पास लॉन्च हुई है। ठीक है, क्योंकि ये चीज ऐसी है मतलब से जुड़ी है तो आपसे पूछी जा सकती है। स्मार्ट सिस्टम हमारे पास हो गया है, ये सिंड्रोम भी हमारे पास क्लियर हो गया है। स्टार कैंपेनर मैंने आपको बता दिया कितने हो सकते हैं रिकॉग्नाइज। हाँ, प्रोजेक्ट ईशान, देखो ये भी तो आपको नाम से कुछ नहीं पता लग रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान जो है एक्चुअली ये एयरपोर्ट सिस्टम है, ताकि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। ईशान सिस्टम क्या है कि जैसे मान लो कोई एयरप्लेन जो है वो लैंड कर रहा है, उसको ये सिग्नल दे देगा कि कितने अवेलेबल है, कितना स्पेस अवेलेबल है, ताकि वो सिग्नल दे सके कि हाँ जी मैंने उतरना है, और अगर कोई वहां पे अननेसेसरी कोई प्लेन खड़ा है तो उसको जो है वो साइड वेज जो है वो किया जा सके। इसी तरीके का सिस्टम देखो अगर आप देखें तो मुंबई में हमारे पास अवेलेबल है, कोलकाता में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है, चेन्नई में अवेलेबल है। इसका ये मतलब होता है कि भाई हमारे पास जो थोड़े हाईली क्राउडेड एयरपोर्ट्स हैं उनको डीकंजेस्ट किया जा सके, ताकि कोई अवांछित घटना होने से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई
प्लेन उतर रहा होता है, दूसरा वहीं से उसी समय उड़ रहा होता है, क्योंकि वो पता नहीं होता कनेक्शन की कितने देर बाद हमारे पास आना है। तो ये आपको पता ना, प्रोजेक्ट ईशान जो है वो नागपुर से रिलेटेड है, नागपुर एयरपोर्ट से रिलेटेड है, कि वहां पर जो है इस चीज को मैनेज करने के लिए, जैसे मुंबई कोलकाता वगैरह में हमारे पास जो है वो चीजें मैनेज होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स या एस्टेट टैक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, नीलगिरी टाहर के बारे में थोड़ा आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टेट एनिमल होता है तमिलनाडु का, IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड हमारे पास होता है। नीलगिरी टाहर अगर हम देखें तो तमिलनाडु में काफी अच्छे लेवल पे पाया जाता है, पर तमिलनाडु के साथ केरला हो गया, हमारा वेस्टर्न घाट वाला कर्नाटका हो गया, वहां पे भी जो देखने को मिलता है, पर इनकी जो है वो पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो रही है। रहते कहाँ है जनरली? शोला ग्रास लैंड में हमारे पास रहते हैं। और तमिलनाडु ने रिसेंटली क्या बोला है, इनके लिए एक सेंसस लॉन्च किया है काउंट करने के लिए, कि देखें कि हमारे पास जो है वो नीलगिरी टाहर कितनी जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो नीलगिरी टाहर जनरली वेस्टर्न घाट में होता है, स्टेट एनिमल है किसका? तमिलनाडु का। और इसको जो हमारे पास लोकेशन चाहिए वो कैसे चाहिए? शोला ग्रास लैंड, जो कि हमें ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड जो होते हैं अपर इंडिया के वेस्टर्न घाट में फाउंड होता है। ठीक है, तो शोला ग्रास लैंड, ये सारी चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। देखो कहां है? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है नीलगिरी टाहर। ठीक है, UNCTAD का नाम बदला, पर आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या नाम बना है। ठीक है, पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब सिंपल है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो हमारे पास है। लेकिन इसमें जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो है ये। अच्छा, माराकेश एग्रीमेंट तो चलो देखेंगे इसको भी, पर उसमें जो आपको पहले मैं बताना चाहता था अच्छा ये तो नॉमिनेशन वाला मैंने आपको बता दिया है। हाँ, हरियाणा की ये आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा सकती है। रिसेंटली क्या हुआ कि हरियाणा गवर्नमेंट चाहता था इस पे जो है वो डैम, 4 डैम बनाना चाह रहा था इस सेंचुरी के आसपास रिवर पे। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं बनने वाले डैम, क्योंकि इससे जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बायोडाइवर्सिटी वो काफी ज्यादा जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। ये होता है कहां पे? हमारे पास एक कल्लेसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको देखने को मिलेगा, मैप भी जो है वो डाला गया है। ठीक है, ये आपको जो है वो देखने को मिल रहा है इधर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है वो हमारे पास शिवालिक फुट हिल्स जो हिमालयस के वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, नाम भी डिराइव इसका किसे किया? क्योंकि यहाँ पे कल्लेसार फॉरेस्ट है और एक कल्लेसार महादेव टेम्पल है, वहीं से नाम किया गया। हंटिंग के लिए बड़ा फेमस है, हंटिंग गैदरिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो अभी से नहीं हुई, मुगल और ब्रिटिश रूल के टाइम से जो है वो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि हंटिंग वगैरह चली हुई है, इस वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे बड़ा खतरा आ रहा है। अगर हम देखें तो किसके द्वारा बाउंडेड है? यमुना रिवर के द्वारा ईस्ट में बाउंडेड है। और बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास राजाजी नेशनल पार्क आता है, जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट में राजाजी देखने को मिलता है, ईस्ट में हमारे पास जो है वो यमुना रिवर देखने को मिलती है। और बड़ा एक हंटिंग ग्राउंड था, इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी घट रही है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी एक्टिविटी जो है यहाँ पर हमारे पास अब लागू जो है वो नहीं की जाएगी, यानी हम जो है वो डैम को जो है वो एक्सेसिबिलिटी नहीं देने वाले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास खत्म जो है वो खराब जो है वो हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सूरत में भी अनअपोज जीता गया है, तो आज दिन तक जो है लगभग 35 कैंडिडेट जो है वो अनअपोज हमारे पास जो है वो जीते हैं। ठीक है, अनअपोज का मतलब है जिनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता। बहुत ज्यादा कैंडिडेट ही जीते हैं टिल इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक जो है ओवर 35 कैंडिडेट यानी 35 कैंडिडेट के आसपास जो है वो जीते थे, जिसमें से मोस्टली जो है पहले 2 डिकेड में जीते थे। लास्ट इंस्टांस जो हुआ था 2012 में देखने को हमें मिला था। ठीक है, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो नॉमिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, ये जो है थोड़े से फूड क्राइसिस पे रिपोर्ट हमारे पास आई है। ये आपसे पूछा भी गया है, एक्यूट हंगर क्या होता है? एक होता है एक्यूट हंगर, एक होता है क्रोनिक हंगर। दोनों शब्दों का आपको पता होना चाहिए। वैसे एक होती है एक्यूट पॉवर्टी, एक होती है क्रोनिक पॉवर्टी। ठीक है, तो एक्यूट हंगर का मतलब एक चीज हमारे पास क्या होती है, क्रोनिक हंगर भी होती है। एक्यूट हंगर का मतलब होता है कि भाई खाना तो आप खा रहे हैं पर न्यूट्रिशन वाला नहीं खा रहे, खाना तो खा रहे हैं पर न्यूट्रिशियस नहीं खा रहे, तो उससे हुआ, उसको बोलते हैं एक्यूट हंगर। क्रोनिक हंगर का मतलब है मेरे पास खाने के लिए ही पैसे नहीं है, उसको बोलते हैं क्रोनिक हंगर। फर्क होता है दोनों में। एक्यूट का मतलब है कि खाना तो मैं खा रहा हूं पर न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, मतलब मेरे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अंडर नरिशमेंट हूं मैं, तो बोलेंगे एक्यूट हंगर। और अगर खाना ही नहीं मिल रहा तो बोलेंगे क्रोनिक हंगर। क्लियर है नहीं क्लियर? तो ग्लोबल रिपोर्ट आई है फूड क्राइसिस पे, जो बोलता है कि नियरली 282 मिलियन पीपल जो है अक्रॉस द 59 कंट्रीज जो है वो एक्यूट हंगर का शिकार है, कि खाना तो खा रहे हैं पर प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? और ये जो है वो बच्चों और महिलाओं में ज्यादा है। ठीक है, बच्चों और
महिलाओं में जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे सूडान जैसे देशों में तो ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की वजह से वहां पर खाना अवेलेबल या तो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो न्यूट्रिशन तो आप भूल जाइए। ठीक है, और इसने बोला भी है जैसे कंफ्लिक्ट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ये सभी रीजन है कि एक्यूट हंगर जो है वो हमारे पास प्रमोट हो रहा है। ये रिपोर्ट जो जारी करी है किसने करी है? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने जो है वो हमारे पास लॉन्च जो है वो करता है। ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2016 में हमारे पास बनी थी, और 2016 के बाद जो है इस प्रकार की हमारे पास रिपोर्ट जो है वो जारी करती रहती है, जो कि बताती है फूड क्राइसिस के बारे में हमारे पास। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये आपको रिपोर्ट देख लेनी, क्योंकि जनरली ये एक्यूट हंगर, क्रोनिक हंगर जो है वो पेपर में पूछ भी लिया जाता है। और अभी मैंने एक 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, उसमें भी मैंने एक्यूट हंगर और एक्यूट पॉवर्टी और क्रोनिक पॉवर्टी दी थी। एक्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि भाई काम अवेलेबल है पर प्रोडक्टिव नहीं काम मेरे को मिल रहा है, तो बोलेंगे एक्यूट पॉवर्टी। और अगर मैं बोलूं क्रोनिक पॉवर्टी, क्रोनिक पॉवर्टी वाला काम तो करना चाहता हूं, काम ही नहीं है। एक्यूट वाला काम तो है पर रिम्यूनरेशन उस हिसाब से नहीं है, तो बोलेंगे एक्यूट पॉवर्टी है। और अगर काम ही नहीं तो बोलेंगे क्रोनिक पॉवर्टी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये माराकेश एग्रीमेंट इसलिए रखा है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो है 30 एनिवर्सरी जो है इस एग्रीमेंट की मना दी है, 30। अच्छा, ये माराकेश एग्रीमेंट होता क्या था? ये हमारे पास जनरली जो है वो जब WTO बना था 1994 में, हमारे पास जो है वो माराकेश में 123 नेशन ने इसको साइन किया था, जिससे ये पता लगा था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, फंक्शनिंग कैसी होगी, किन किन एरियाज में वो काम करेगा, उसके लिए जो है वो हमारे पास लाया था। और ये कंक्लूड कब हुआ था एग्रीमेंट? उरुग्वे राउंड में हमारे पास हुआ था। तो माराकेश जो एग्रीमेंट है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, जो कि उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करता है। बस, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास आज डिस्कशन में थी, बहुत ज्यादा इसमें आगे हमारे पास है भी, क्योंकि इलेक्शन का दौर है तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं आ रही थी जिसका मेंस में डिस्कशन के लास्ट। ऐसी छोटी छोटी इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वही हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि 4 जून तक आप ये मान के चलिए कि ऐसी कोई न्यूज आपके पास बड़ी देखने को या पॉलिसीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता के कारण वो चीजें, प्रोजेक्ट वगैरह वो लॉन्च नहीं कर सकते, और वो अच्छा भी आपके लिए थोड़ा कम जो है वो करंट अफेयर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है?